Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges in Fields or Electrostatics, Part 6 Electric Dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं. सपोज ये है एक पॉजिटिव चार्ज Q और इधर एक नेगेटिव चार्ज Q. ठीक है, तो ये प्लस Q और एक ये माइनस Q. अगर किसी डिस्टेंस D से सेपरेटेड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इस डिस्टेंस को हम ऑफनली 2a लेते हैं. ठीक है, 2a मतलब मिडल से a ये इधर और a इधर. तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं और वो थोड़े डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो देखिए, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को देख के बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज है पूरे पर वो ज़ीरो होगा. प्लस Q माइनस Q ज़ीरो हो गया, है ना. लेकिन इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, जैसे कि आप ये सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं. ये है flashphysics.org, एक वेबसाइट है. आप यहाँ पर जाके सिमुलेट कर सकते हैं चार्जेस, डाइपोल और बहुत सारी चीज़ें. सो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा और आप वहाँ जाकर जस्ट प्ले अराउंड, देखो, एक्सप्लोर करो. ओके, तो अगर मैं सपोज़ एक डाइपोल रख देता हूँ इधर, +4 और -4 कूलम उन पे चार्ज है, तो मैं देखो, अगर मैं कहीं पर भी फील्ड वेक्टर देखूँ, ठीक है, तो देखो ज़ीरो कहीं नहीं हो रहा, ना बीच में, ना इधर, ना इधर, ना ऊपर कहीं. तो इसी वजह से ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती. हाँ, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इससे कहीं कहीं ज़्यादा अगर हम दूर जाके देखें, मतलब सपोज़ बहुत ऊपर, तो देखिए अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो बहुत छोटा है, और हम जितना दूर जाता रह जाएंगे ना, वो छोटा होता रहेगा. तो बहुत दूर अगर डिस्टेंस है तो नेट जो रिज़ल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो ज़ीरो होता है बहुत दूर जाने पर. ठीक है, लेकिन पास के अंदर नहीं होता. चलो इधर मैं आपको ये वेक्टर्स दिखा देता हूँ कि फील्ड वेक्टर्स कैसे होते हैं. साथ में फील्ड लाइन्स भी बना दूँ. तो जैसे कि आपको पिछले लेक्चर से पता है कि फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं. तो देखिए, सारी फील्ड लाइंस इस तरीके से कर्व बना रही हैं, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे जा रही है. ठीक है, तो इस तरह दिखता है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम चलो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. एक्सिस पे, मतलब इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर हम निकालें तो कितना आएगा, अगर ये एक्सिस है तो. और इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये इसके बीच में एक प्लेन बनाऊँ, ठीक है, सपोज ऐसा एक प्लेन बनाऊँ बीच में, तो इस प्लेन पे जो अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट. तो पहले एक्सियल पॉइंट, जो एक्सिस पे पॉइंट होगा, उसके लिए निकालते हैं. ठीक है, तो सपोज कोई पॉइंट है इधर P, जो कि R डिस्टेंस पर है मिड पॉइंट से. ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी. तो जैसे कि हमको पता है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर आएगी, उससे अवे चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज से चार्ज के टूवर्ड्स आते हैं, तो इसकी वजह से इधर आएगी. ठीक है, तो हम इन दोनों को निकाल के उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे. तो देखो, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसे हम बोल देते हैं ई पॉजिटिव. ई पॉजिटिव कितना आएगा, K Q बाय ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इधर कितना होगा, अगर ये R है और ये A है इतना, तो ये वाला कितना हो गया, ये डिस्टेंस R माइनस ए, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर इनटू, सपोज ये कोई, इसे हम R वेक्टर बोल देते हैं, R यूनिट वेक्टर डायरेक्शन. ठीक है, सिमिलरली A माइनस कितना आएगा हमारा, K Q R प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस क्यू, तो ये माइनस R प्लस ए स्क्वायर, और ये R कोई वेक्टर. ओके, तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा, वो होगा इन दोनों का समेशन, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव चार्ज की वजह से. तो हमारा क्या आएगा, K Q R माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस, क्योंकि इधर माइनस है, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और कुछ भी जो डायरेक्शन आएगी आर वेक्टर बोल देते हैं इसको। तो अभी के लिए हम डायरेक्शन नहीं, अभी हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो ई हमारा कितना आएगा, ई नॉर्मल लिखते हैं, अभी जस्ट मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ई हमारा कितना आएगा, के क्यू बाहर ले लेते हैं, ये आएगा हमारा 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारा के क्यू, तो r² प्लस a² प्लस 2ra माइनस, ये वाला सॉल्व कर देते हैं तो ये आएगा r² प्लस का माइनस हो गया माइनस a² और माइनस माइनस प्लस 2ra डिवाइडेड बाय r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। तो e हो गया के क्यू, ऊपर कितना बचेगा 4r इंटू a डिवाइडेड बाय, तो हम जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस a और r प्लस a और इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। और r माइनस a और r प्लस a इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा आपको वो फॉर्मूला पता होगा कि a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं इधर, तो हमारा e क्या आएगा, के क्यू 4ra डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा हमारा r² माइनस a² और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आएगा ये। ठीक है, डायरेक्शन आप देख लेना, अभी जब हम आगे करेंगे डायरेक्शन भी अपने आप हम इजीली निकाल लेंगे, अभी जस्ट मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आएगा ये। लेकिन अगर हमारा जो r है वो मच ग्रेटर देन a है, मतलब हमारा हम ना ये जो डाइपोल है ये हमारा बहुत छोटा है और हम जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत बड़ा है कंपेयर में a से, तो फिर हम क्या करेंगे इधर, अगर r बहुत बड़ा है a से तो इसका मतलब क्या हो गया कि r² तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा a² से, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट के क्यू 4ra, a² को हटा दो तो मतलब r4, यहाँ से r कट गया तो 4kqa डिवाइडेड बाय r3। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 4kqa डिवाइडेड बाय r3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस कितना आता है, 4kqa अपॉन r3 इफ कंडीशन इधर क्या है कि r बहुत बड़ा हो a से, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्सिस के लिए हो गया ये। लेकिन अगर इक्वेटोरियल प्लेन है तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। तो सपोज हमारा डाइपोल ऐसे है और हमें इक्वेटोरियल प्लेन में जो मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है इधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये मिड पॉइंट a है, ये a है और ये r है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। तो पहले तो बताओ, जैसे कि हमको ये पता है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ऐसे आएगी, ये होगा ये पॉजिटिव, और इस चार्ज की वजह से इधर आएगी नीचे इसकी तरफ, है ना। तो ये होगी हमारी E नेगेटिव। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो हमारा नेट E आ जाएगा। तो सपोज इसको हम एंगल थीटा बोल देते हैं, तो ये भी थीटा होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है,
तो चलो पहले ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ई पॉजिटिव कितना आएगा हमारा, के क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अगर ये आर है और ये ए है तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया हमारा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। तो हमारा ई आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ई नेगेटिव की वजह से हमारा क्या आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड सिर्फ। तो हमारा आ गया के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं। हमारे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में। हमारा ये वाला वेक्टर है ई पॉजिटिव और ये वाला है ई नेगेटिव, और हमारी जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है इन दोनों से इनका एंगल है थीटा और थीटा। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मतलब ये वर्टिकल लाइन। तो हम इस एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर्स में बताया। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई हॉरिजॉन्टल जिसे बोल देंगे हम, इसकी वजह से पॉजिटिव, ये हो जाएगा ई पॉजिटिव कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला ई पॉजिटिव साइन थीटा। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, ई नेगेटिव कॉस थीटा ये हॉरिजॉन्टल में और ई नेगेटिव साइन थीटा वर्टिकल में। तो देखो ये यहाँ वाला कंपोनेंट अगर मैं रेड शो करता हूँ पॉजिटिव के लिए, ये रेड वाला हमारा क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव साइन थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको ग्रीन से दिखाऊं नेगेटिव वाले के लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ऐसे दिखा देते हैं, ई माइनस कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला ई माइनस साइन थीटा। अब देखिए ई पॉजिटिव और ई माइनस दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, है ना, ऊपर वाला और नेगेटिव वाला। तो नेट रिजल्ट हमारा कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमारा ई नेट कितना आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ई बोल देते हैं, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, या फिर 2e कॉस थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। देखो इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पर हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, ए, हाइपोटेन्यूस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ 2k/a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, ये 1 प्लस 1/2 3/2। तो ई हमारा आ गया इक्वेटोरियल प्लेन पे ये। फिर अपन वही केस लेते हैं कि अगर आर हमारा ए से बहुत बड़ा हो तो इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ए, तो वही आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा फिर ए स्क्वायर से, अगर आर बड़ा है तो इसका मतलब हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ई क्या बनेगा, के क्यू 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हमने हटा दिया, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, या फिर के क्यू 2a अपॉन आर क्यूब। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 2k/a अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन क्या है कि आर बड़ा है ए से, ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, हम डाइपोल में एक चीज़ डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
तो हम डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो जिसकी डायरेक्शन, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस से लेके प्लस तक, और जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, डाइपोल मोमेंट को। तो डाइपोल मोमेंट जिसे हम बोलते हैं पी वेक्टर, वो होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इनटू 2a। तो हमारा पी वेक्टर कितना आ गया 2qa, और डायरेक्शन इसकी क्या होती है, कि डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो हम इस p को यूज़ कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलेज में। यहाँ पर हम हमारा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, एक्सिस पे ये आया था हमारा 4kq अपॉन r क्यूब और a इधर, और हमारा इक्वेटोरियल प्लेन पर आया था, ये आया था 2kqa अपॉन r क्यूब। तो यहाँ पर 2qa की जगह दोनों में हम p लिख सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या बन जाएगी 2kp अपॉन r क्यूब, और इधर बन जाएगा हमारा kp अपॉन r क्यूब। ये सब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद रखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। हमें चार्जर्स दिए होंगे q माइनस q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया होगा, और किसी r पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज डालिए और आंसर आ जाएगा। एक वीडियो में हर चैप्टर के बाद ऐसा बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, वेरिंग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के साथ, मतलब ईजी भी करेंगे फिर मुश्किल जेई लेवल तक के भी क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें हम ये सब डाइपोल के और इन सब के क्वेश्चन करेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं कोई क्वेश्चन करने की। ओके, ठीक है। अभी एक और चीज़, डाइपोल अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा। तो सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऐसे, ठीक है, और हमारे पास एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इस पोजीशन में रखा हुआ है सपोज, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला चार्ज है हमारा -q और ये वाला है हमारा +q, और ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो है थीटा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि होगा क्या जब मैंने डाइपोल को इस पोजीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा। तो आप इजीली कह सकते हैं क्योंकि इन चार्जर्स पे फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है q इंटू ई, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इधर फोर्स लगेगा इधर, और इस पे फोर्स लगेगा इधर। तो इन दोनों फोर्स की वजह से ये घूमेगा जो डाइपोल है हमारा, ठीक है। तो मतलब वो जो एक टॉर्क आएगा, वो टॉर्क कितना आएगा हमें वो कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, ये हमारा डाइपोल कहीं पर हिंज्ड नहीं है, तो ये फ्री टू रोटेट है। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री टू रोटेट होती है तो वो किसके अबाउट रोटेट करती है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और हमारा क्योंकि ये एकदम ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इधर सेंटर में। तो मतलब ये डिस्टेंस a है और ये भी a है जहाँ से रोटेट कर रहे हैं। तो चलिए इस डाइपोल का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा डाइपोल है, तो ये जो फोर्स लगेगा -q पर वो लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया q ही इधर, और +q पर इधर लगेगा q ही इधर। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क होता है r क्रॉस f, मतलब RF sin थीटा। तो फोर्स और जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों परपेंडिकुलर हो और उन दोनों का प्रोडक्ट हो तो हमारा टॉर्क आ जाता है। तो ये हमें ये पता है कि ये हमारा है a यहाँ से लेके यहाँ तक, सिमिलरली ये भी हमारा a है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ फोर्स के वेक्टर को और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ तो हमारा ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये a है और ये हमारा थीटा है, तो a cos थीटा ये हो गया a sin थीटा परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, a sin थीटा। तो हमारा टॉर्क क्या आ गया फिर टोटल, हमारा टॉर्क आ जाएगा q e a sin थीटा
ये इसको इधर घुमा रहा है, मतलब इस फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है आउटवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमाने पे टॉर्क आता है बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव क्यू साइन थीटा। और ये वाला भी हम बाहर ही घुमा रहा है, ये वाला कैसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, तो इसकी वजह से मतलब बाहर की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव, तो क्यू ए साइन थीटा। तो नेट टॉर्क कितना आ गया हमारा, 2 QE साइन थीटा, 2 QE A साइन थीटा। ओके, तो हम 2QA को क्या ले लेते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क हमारा आ गया PE साइन थीटा। और PE साइन थीटा अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क होता है P क्रॉस E। होपफुली आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा, ठीक है। तो अगर हमारा P देखो यहाँ पर ये नेगेटिव था ये वाला चार्ज, और ये पॉजिटिव था, ये वाला चार्ज नेगेटिव था, ये वाला चार्ज पॉजिटिव था, तो हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी आ गई, ये डाइपोल मोमेंट है, और हमारा E की डायरेक्शन थी ये हमारी E की डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो P क्रॉस E निकालना आता होगा राइट हैंड थंब रूल लगा के। तो इसे अगर हम ऐसे घुमाएं तो आउटवर्ड, तो मतलब बाहर की तरफ आएगा टॉर्क, आउट, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकालते हैं। तो P क्रॉस E हो गया हमारा टॉर्क। तो इस पे सिंपल क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि अगर आपको सपोज ये दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि डाइपोल मोमेंट P वेक्टर है 4I माइनस 6J, और हमारा E वेक्टर है 7I प्लस 2K, ठीक है। तो अगर हमारा टॉर्क निकालना है, टॉर्क, तो हमारा टॉर्क क्या आएगा, P क्रॉस E, तो ये I J K, ये कितना है 4, P क्रॉस है तो P पहले, मतलब यहाँ ऊपर P आएगा, तो 4 माइनस 6 0, फिर E 7 0 2। तो हमारा टॉर्क क्या आ गया, ये आ गया हमारा -12, फिर -J, ये आ गया हमारा 8, फिर आ गया +K, और ये आ गया हमारा 0 -42। तो हमारा टॉर्क कितना आया, -12I -8J प्लस 42K, ठीक है। अगर यूनिट यहाँ पर न्यूटन पर कूलम थी और ये हमारा था कूलम इनटू मीटर, तो हमारा टॉर्क क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि डाइपोल पर जब टॉर्क लगा, वो टॉर्क ईजी है, लग क्यों रहा है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर ये जो टॉर्क लगेगा ये करेगा क्या, जैसे हमारा डाइपोल ऐसे था और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो हमारा डाइपोल था ये घूम के ऐसे आ जाएगा इधर, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा जो डाइपोल है वो इस पोजीशन में आ जाएगा, इधर होगा -Q और इधर होगा +Q, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट, ट्रूली इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी, जब ये E यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर E यूनिफॉर्म नहीं हुआ, सपोज E यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो क्या होगा, देखो पहले जब E यूनिफॉर्म है तो क्या हो रहा है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी बराबर लगेगा, है ना, अगर E यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर E से उल्टा घुमा दें, सपोज यूनिफॉर्म E के अंदर ही हम इसे प्लस कर दें, और इसको माइनस कर दें, तब भी इस पे सेम फोर्स लगेगा और अभी भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर E यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, सपोज यहाँ किसी चार्ज से E आ रहा है, ये जो E आ रहा है, तो मतलब इस तरफ E ज़्यादा इधर है, इधर से, है ना, तो क्या होगा, अगर E इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर दूर की तरफ, तो ये दूर जाएगा, और अगर नेगेटिव इधर है तो इधर लगेगा। तो अगर E यूनिफॉर्म नहीं है तो डाइपोल घूमेगा तो नहीं, लेकिन आगे पीछे ज़रूर हो सकता है।
और यही रीज़न है कि जब हमने वो कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें होता क्या है, जब हमने वो कॉम्ब और पेपर पीसेस वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो सपोज हमारे पेपर के पीसेस हैं, तो इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं वो पहले तो क्या होता है, जैसे सपोज जब हम यहाँ पर कॉम्ब लेकर आए, जब हम यहाँ कॉम्ब लेकर आए तो जो कॉम्ब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसने पहले तो क्या किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके जो डाइपोल थे, यहाँ अंदर जो डाइपोल थे पेपर के पीसेस के, वो किसी रैंडम डायरेक्शन में थे, ठीक है, ऐसे डाइपोल पड़े हुए हैं। फिर जैसे कि हमने यहाँ देखा कि टॉर्क लगा के ये सब अलाइन हो जाएंगे, तो उसके बाद सब अलाइन हो गए, सपोज ऐसे अलाइन हो गए सारे। अब अलाइन होने के बाद क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से जैसे कि हमने देखा अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो डाइपोल आगे पीछे हो सकता है, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि सपोज यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मतलब इस तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, तो क्या होगा, ये सब अट्रैक्ट होंगे ऊपर की तरफ, इसीलिए पेपर अट्रैक्ट होता है कॉम्ब पर, ठीक है। तो ये एक डाइपोल मूवमेंट का एक एग्जांपल हो गया, कॉम्ब और पेपर वाला। तो डाइपोल का सिग्निफिकेंस कहाँ आता है, सबसे पहला तो है सबसे बड़ा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको पता है आयोनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे अगर ऑक्सीजन का आपको बॉन्ड याद है, तो ये अगर ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो आपको पता होगा कि यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम इधर बोल सकते हैं कि इधर कोई 2 पॉजिटिव है, तो ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और इस डाइपोल की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस पोलैरिटी की वजह से एक डाइपोल बन गया, और इस डाइपोल की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक अलग बिहेवियर शो करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। उस बिहेवियर की वजह से वाटर के पास बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो सॉलिड है, जो सॉलिड फॉर्म है, उसकी डेंसिटी इसके लिक्विड फॉर्म से कम होती है। मतलब आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, आपने देखा होगा आइस पानी पर तैरती है, वो क्यों, हम वो बोल सकते हैं ये पोलैरिटी की वजह से। सिमिलरली आपने कभी सुना होगा स्प्राइट्स नाम से एक फिनोमिना होता है नेचर में। इसमें क्या होता है कि जब लाइटनिंग हो रही है क्लाउड्स के अंदर, थंडरस्टॉर्म है, तो क्लाउड्स से ऊपर एयर के अंदर लाइटनिंग कैसे हो रही है, तो वो होता है स्प्राइट्स। तो स्प्राइट्स होते क्या है, तो होता क्या है, जब ये बादल आपस में टकराए, ठीक है, उसी से बिजली प्रोड्यूस होती है, और वो बिजली से क्या होता है कि सपोज इधर यहाँ इस बिजली ने अर्थ को चार्ज दे दिया नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज कहीं इधर आ गया नीचे अर्थ में, ये अर्थ है और ये सरफेस है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो इधर उसके एब्सेंस में इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक डाइपोल बन गया, जितना चार्ज इधर नेगेटिव आया उतना ही उधर पॉजिटिव बनेगा ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक डाइपोल बन गया, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं एयर में, वो एयर के मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं जिसे आयोनाइजेशन बोलते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, उससे हम बोलते हैं स्प्राइट्स। तो ये भी एक डाइपोल का एक तरीके से यूज़ है, या फिजिकल एक इसका एग्जाम्पल है कि डाइपोल एग्जिस्ट करता है और बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना प्रोड्यूस करता है डाइपोल। तो डाइपोल हो गया। सो गाइज यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी सजेशन है आपकी तो प्लीज़ कमेंट, अगर मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ या मैं कोई ज़्यादा स्पीड से जा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे रहेंगे, और उसके अंदर हम इजी और डिफ़िकल्ट और जेई लेवल हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ come back for more videos and please like, share and subscribe. Thank you.